हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। हर एक टॉपिक को मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा, क्योंकि ये आपका लेक्चर जो है रिवीजन का लेक्चर होता दिख रहा है आपको। तो जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा, वो सारे फॉर्मूले हम लोग बात करेंगे। जितने भी उसके एक एक न्यूमेरिकल में हर फॉर्मूले से आपको कनेक्ट कर दे रहा हूं, ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले बेटा कि जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोल कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूले अपने बने हुए हैं वो फॉर्मूले जरा देख लिया जाए एक बार कि फॉर्मूले क्या हैं। आपको भी पता है कि मोल जो होता है वो W/m होता है। भैया W क्या होता है? दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट। दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट जो है ग्राम में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। मोलर मास है ये, आपको भी पता है। मोलर मास या एटॉमिक वेट भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास होगा, और एटम है तो एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर भैया क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻23। दिस इज अवोगाद्रो नंबर। क्लियर है? अब सुनो, अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही मॉलिक्यूल पूछ दिया, एटम पूछ दिया, आयंस पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से होके चलना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकालना, तब आगे बढ़ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई अवोगाद्रो नंबर है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस STP पे बाई 0.4 यानी 22.4। लेकिन बेटा अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो 20 वॉल्यूम ऑफ गैस ml में, देन 22/400 ml में आ जाता है। ठीक है, अगर गैस इक्वेशन में देखना है तो गैसियस लॉ में आपको पढ़े होंगे कि गैस लॉ दो लोगों से बना हुआ है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ कब काम करता है? 3 वेरिएबिलिटी पे, 3 पैरामीटर पे काम करता है। 1 पैरामीटर इज प्रेशर, द सेकेंड इज वॉल्यूम एंड थर्ड इज टेम्परेचर, एंड 1 इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो कोई भी दो को कांस्टेंट करना है और दो को लेकर के चलना है वेरिएबिलिटी में। तो एक सवाल हम यहां से आपको बता दे रहे हैं और एक डेरिवेशन जल्दी से बता के न्यूमेरिकल करा देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन बेटा पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। मोल, यू विल फाइंड द मोल। बेटा W इज गिवन ना, तो वेट ऑफ CH4 इज गिवन। आपको पता है ये 1.6 ग्राम दिया हुआ है। और आपको पता है कि मोलर मास CH4 का क्या होता है? तो 12 होता है, और प्लस 4 × 1 तो क्या हो जाएगा बेटा? 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यूनिट लेके चलना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम में आपको फाइंड करना है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम में फाइंड करोगे तो सबसे पहले भैया मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? WB/mB। आपको पता है ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपना 1.6 और नीचे कितना है? 16, यानी ये तुम्हारा 0.1 आ गया। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने में निकालना? 1.6 ग्राम में। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स में ही आता है भैया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स में आता है। तो पार्टिकल्स में जब आएगा तो क्या हो जाएगा? N इंटू और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर ऐड कर लो। 6 + 4 × 1 कितना होगा? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए गलत होता। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, यानी 0.1 × 6.02 10⁻23 × 10 बेटा
तो ये दोनों सॉल्व करोगे तो वही आएगा 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 इससे आ जाता है। ठीक, क्लियर है, दिख रहा है? तो ये हुआ। अब एक सवाल और आप देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए, पूरा मैं इसी से बता देता हूं। 1.2 ग्राम ऑफ C2H6, तो क्या कह रहा है? फाइंड मोल, बेटा फाइंड मोल बोल रहा है। देन सेकेंड विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल भी लिखिएगा। तो आपको सिस्टमेटिक चलना है, जो मैं बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये पूछ लेगा, और टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ लेगा, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो बेटा टोटल एटम का मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो 8 हो गया ना। तो कैसे सवाल लगाना है, न्यूमेरिकल करना कैसे, ये ध्यान दीजिए बेटा। न्यूमेरिकल कैसे करना है ये ध्यान दो। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, मोल निकालेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मोल। मोल कैसे निकालेंगे? आपको दिया हुआ है, ए पे आ जाओ। आपको बेटा W दिया है 1.2 ग्राम, राइट। और M कितना होगा? कार्बन का 2 तो 12 और 6 × 1 तो 24 + 6 = 30। तो बेटा जी 30 + 30 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब आपको मोल पूछ रहा है तो आपके पास W है, आपके पास M है, आप क्या निकाल लीजिए? N। तो N = हो जाएगा, सेम फॉर्मूला पुरानी वाली कहानी है, 1.2/30, इसका मतलब 12/300 हो जाएगा। ये होगा 6, ये होगा 150, ये होगा 2 और ये होगा 5, यानी 2/5 आपका, या सॉल्व कर लोगे तो ये मोल में अपना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे क्या दिया है? 2/50 है तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल टू, ये वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो यहां से। तो 2 और 50 कर दीजिए, 0 0 और 5 4 जा 2, यानी 0.04 अपना मोल आ जाएगा। यानी एक मोल की वैल्यू कितनी आ गई? 0.04। अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको क्या बोला कि B जब निकालना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, है कि नहीं। तो मोल कितना दे रखा है? 0.04। बेटा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बेटा आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की आंसर आ गया। तो यही आप यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस यहीं पे मैं छोड़ दिया। अब थर्ड केस में जब आओगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल के ही आगे हम एटम निकालेंगे। तो जितने एटम कार्बन का है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के सामने। जैसे मान लो 2 कार्बन है, तो इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ बेटा? जब हम तीसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे बेटा, जब तीसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल इनटू क्या था? एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो कितना था? मोल 0.04 था बेटा। फिर क्या? Na। एटॉमिसिटी कितना है कार्बन का? 2, तो 0.08 Na इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तीसरे में आ जाओ, डी वाले में क्या पूछ रहा था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या लिखोगे? N इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा,
0.04 इंटू 6 इंटू NA हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.24 NA। आप सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला बेटा क्या पूछ रहा है, लास्ट वाला क्या पूछ रहा है, एक और देख लिया जाए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, टोटल एटम पूछ रहा है, टोटल एटम पूछ रहा है। टोटल एटम का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का मतलब 8 एटम हो गया ना। तो नंबर ऑफ एटम आपका 8 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम आप निकाल लीजिए बेटा। टोटल नंबर ऑफ एटम इन C2H6 तो क्या हो जाएगा बेटा, N इंटू NA इंटू 8। तो ये होगा 0.04 इंटू 8 और NA सॉल्व कर लेंगे बेटा जी 0.02 NA। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको सवाल को करना है। अब एक सवाल और आपको मैं बता दूं, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, कितना दिया है, 3.01 10 टू द पावर 22। तो 24 मान लीजिए दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल। क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको क्या लिखना है, मोल इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.01 10 टू दी पावर 24 बाई 6.02 10 टू दी पावर 23। लगभग में 1/2 में ले सकता हूं क्या, और 24 ये -23 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 10 टू दी पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 मोल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सवाल करना है, इसके हो जाएंगे। एक वॉल्यूम का सवाल कर लिया जाए तो भी आपका हो जाएगा। करा है कि 11.2 मोल ml ऑफ या 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, CO2 गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो बेटा जी क्या कह रहा है कि सर फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो आपको कैसे करना होगा, आपको कैसे करना है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर, क्योंकि लीटर में ही सारी वैल्यू दे रखी है। आप देख लीजिए सारे वैल्यू लीटर में दे रखा है। ये देखो, ये अपना दे रखा है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये अपना दे रखा है वॉल्यूम ऑफ गैस 11.2 लीटर, बराबर है बात। आपसे पूछ रहा है मोल एट STP दे रखा है बेटा जी, ये एट STP है, ये एट STP है भैया, STP है ये। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर, और ये भी लीटर में है। तो मोल इज इक्वल टू क्या कर लीजिएगा, 11.2 बाई 22.4 और 1/2 यानी 0.5 मोल आंसर आ जाएगा अपना। तो इस तरीके से आपको मोल के सवाल करने हैं। मतलब आपको मैंने सवाल इतना हिंट दे दिया क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए ज्यादा सवाल हम नहीं करा सकते इसमें। फिर आपको एक बात और देखना है कि कंडीशन में अगर लिख दिया एट STP, अगर आपको लिख दिया है एट STP, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए या 273 केल्विन होना चाहिए। बात समझ में आ गया। प्रेशर अगर आपको इसमें पूछ रहा है तो प्रेशर 760 mmHg होता है या 76 सेंटीमीटर Hg या 1 atm के बराबर होता है। तो ये याद जरूर ध्यान देना कि ये सारे कंडीशन आपके पास होना चाहिए सवाल को करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए, राइट। अच्छा,
गैलुसेक का लॉ क्या होता है? पहली बात तो ये लॉ गैसियस स्पीसीज के लिए होता है। गैलुसेक लॉ जो होते हैं या एवोगाड्रोज लॉ होते हैं वो अपनी गैसियस स्पीसीज के लिए कहता है कि अगर दो या दो से अधिक गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो गैस ही प्रोडक्ट बनाते हैं और वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं बाई वॉल्यूम। मतलब अगर N2 और H2 मिल रहे हैं तो रिएक्शन, पहली बात तो इसके अंदर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, राइट। तो अगर N2 3H2 2NH3 ले रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? 1:3 3:2। और न्यूमेरिकल जब लगेगा तो यूनिटरी मेथड से लगाना, अभी मैं बताता हूं न्यूमेरिकल इसका। क्लियर है? तो ये सवाल है, आगे चलते हैं। एवोगाड्रोज का लॉ क्या होता है बेटा? एवोगाड्रो कहता है कि ये भी किसके लिए वैलिड होता है? ये भी होता है फॉर ओनली गैसियस स्पीसीज। ये भी किसके लिए होता है बेटा जी? फॉर ओनली गैसियस स्पीसीज और गैसियस रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? क्या कहता है बेटा जी? प्रिंसिपल ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना? मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल भी होगा और वही वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी होगा। बोलिएगा, समझ में आई मेरी बात? ये नंबर ऑफ मोल के भी बराबर होगा भैया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है बेटा कि आप N2 गैस ले रखा आपने, देन आपने 3H2 गैस ले रखा, देन आपने बनाया तो बना क्या इसके जगह? अमोनिया गैस। अगर गैलुसेक के रूल से चलते हैं आप तो ये हो जाएगा 1 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 3 वॉल्यूम, ये हो जाएगा बेटा जी 2 वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? अब अगर यही मोल में लेके चलते हैं तो ये 1 मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ये हुआ गैलुसेक के लॉ के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो 1 मोल, 3 मोल और ये क्या हो जाएगा? 2 मोल। या 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना है, 3 मॉलिक्यूल या बेटा 2 मॉलिक्यूल। तो ये अपना एवोगाड्रोज का लॉ है और इससे न्यूमेरिकल आपको बताता हूं। एकदम लेक्चर को देखो ध्यान से लेक्चर देखोगे तो एक एक चीज आपको बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि सवाल के साथ में थियरी की कनेक्टिविटी दे रहा हूं तो ये बेनिफिट होगा आपको। आइए, दूसरी बात है कि आपको एक न्यूमेरिकल में दे देता है कि आप एटॉमिसिटी फाइंड करिए। तो एटॉमिसिटी आप फाइंड कैसे करिएगा? एटॉमिसिटी फाइंड कैसे करिएगा ये ध्यान दीजिएगा बेटा। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए पूछ दिया P4 का एटॉमिसिटी तो 4 हो जाएगा। सर O2 का एटॉमिसिटी क्या होगा? तो सर 2 होगा। सर S8 की एटॉमिसिटी क्या होगी? सर S8 की एटॉमिसिटी क्या होगी? तो सर 8 होगी। सर C60 की एटॉमिसिटी क्या होगी? तो 60 होगी। तो इस तरीके से आपको देखना है, लेकिन आप देख के तो बता रहे हो, लेकिन बताना, ये निकालना कैसे है ये आपको बात होती है। तो भैया एटॉमिसिटी निकालने की प्रॉब्लम ये होता है, फॉर्मूले ये होते हैं कि मॉलिक्यूलर मास आपके पास होना चाहिए और एटॉमिक वेट उसका दिया होना चाहिए। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट आपके पास नहीं है, एटॉमिक वेट तो होता ही है, कोई भी एटम होगा उसका एटॉमिक वेट अपने पास होगा। लेकिन बेटा अगर मॉलिक्यूलर वेट आपके पास नहीं है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और ये सारी वैल्यू बेटा जी दिया रहेगा, आपको बस सॉल्व कर लेना है। क्या होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब यही फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से एक और आपके पास डिफिनीशन आ जाता है और वो डिफिनीशन क्या हो जाएगा बेटा? वो डिफिनीशन अपना हो जाएगा यहां से। ये कौन सा डिफिनीशन है ये देख लीजिएगा। ये डिफिनीशन अपना देख लीजिएगा, ये डिफिनीशन भी काम आने वाला है, ये डिफिनीशन भी अपना काम आने वाला है। क्या डिफिनीशन है? रिलेटिव एटॉमिक मास का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, डायरेक्ट डिफिनीशन पूछ देता है
तो डायरेक्ट डिफिनेशन में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप इस बात को याद रखना, लिख देना, एक आपका जो नंबर चढ़ जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? मास ऑफ वन एटम, कोई भी एटम हो लेकिन उसके एक एटम का मास लेना है, और एक एटम का मास निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आपको भी पता है 1.9 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ठीक है, 23 होता है तो ऊपर जाएगा तो वही 23 में कन्वर्ट होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों लिया गया था किसी एटम के मास को डिसाइड करने के लिए? ये इसलिए क्योंकि इजीली अवेलेबल था, इनर्ट था केमिकली, इसीलिए इसको अवेलेबल किया गया था, इससे किसी और के मास को फाइंड करने के लिए। तो क्या हुआ, मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 था मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक। तो लेकिन एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.66 10⁻24 ग्राम। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को उठाइएगा और करा लीजिएगा सवाल। बात समझ में आ गया? अब देखिए, एक गैलुसिक का और जो एवोगाड्रोस लॉ है उसका एक सवाल मैं आपके पास ले आया हूं, और उससे के अकॉर्डिंग और भी सवाल मैं आपको बता देता हूं ताकि फायदा हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 150 मोल ऑफ हाइड्रोजन सो दैट फाइनल प्रोडक्ट अमोनिया इज ऑब्टेन। बहुत सिंपल सी बात है, सुनना। पहले 2 बार रिएक्शन, न्यूमेरिकल को तो भैया 2-3 बार पढ़ना ही चाहिए आपको, न्यूमेरिकल में 2-3 बार होना ही चाहिए। आप N2 का रिएक्शन करा रहे हो H2 से, बात क्लियर है, और वो बना दिया अमोनिया। वो अलग बात है कि अलग अलग कंडीशन पे होता है, हैबर प्रोसेस से निकाला जाता है, कैटलिस्ट डालते हैं उसमें, है ना, मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर डालते हैं, तो वो अलग चीज होता है। बट हमको यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करनी है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन लिखना होता है, फिर बैलेंस करना होता है, और देखना होता है कि उनके कोफिशिएंट क्या होंगे। तो भैया इनके जो कोफिशिएंट हैं, ये 1 है बेटा, ये 3 है, ये 2 है, राइट, क्लियर है। अब ये जब कोफिशिएंट है, अब ऊपर ध्यान दो सवाल पे, पहले आपने रिएक्शन लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, ये मोल में भी तो हो जाएंगे। गैलुसिक लॉ के एवोगाड्रोस के अकॉर्डिंग तो मोल में भी चला गया, वॉल्यूम मोल में भी आ गया, मॉलिक्यूल में भी आ सकता है। हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन, बेटा इसके बारे में पूछ रहा है, राइट, इसके बारे में पूछ रहा है। और रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 150 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये कितना दिया है, 150 मोल। बोलिए क्लियर है। तो एक काम करो ना, ये तो यूनिटरी मेथड आप देख रहे हो, ये तो अपने पास यूनिटरी मेथड का सवाल है, इससे बेहतरीन आप सवाल इससे कर सकते हो बेटा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू, ये किसका है बेटा, H2 का है, ये H2 का है, ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ, अच्छा सॉरी ये N2 का है, सॉरी ये N2 का है, इसको N2 बना लेंगे हम लोग। तो ये एक इस N2 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया H2 का, और ये हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, एक आप अपनी बात बताइए, ये तो अननोन है, ये तो दिया नहीं है, इसका मतलब मुझे इसको x लेना होगा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लेना होगा। इसका कितना दे रखा, 150 बेटा जी, 150 दे रखा, और सर कोफिशिएंट इसका क्या है, 3 है। तो एक बात बताइए, इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 50 मोल नहीं आ जाएगा बेटा? 50 मोल आया कि नहीं आया, बता दीजिए मुझे, सब लोग बताओ 50 मोल आया कि नहीं। तो चाहे तुम इस मेथड से करो, चाहे तुम इस मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर है। तो ऐसे सवाल आते ही आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और अपने पास है जो गैसियस लॉ छूट रहा था बेटा। गैस लॉ में आपको एक बात ध्यान देना है,
कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। बॉयल्स लॉ में क्या होता है बेटा जी, इसमें क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सबको पता है, ये सबको पता है बेटा जी कि कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब अगर पिस्टन में गैस भरे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम घटेगी, या प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। गैस एक्सपेंशन होगा लो प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे गैस क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो अगर अलग अलग जब इसको हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k इंटू 1/v, बात बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो PV इक्वल टू k आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब आप चाहे हजारों गैस के बारे में लिखिए लेकिन सबका कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब अगर आप एट डिफरेंट कंडीशन पे ले रहे हो, डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पे, तो क्या होगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और ये वैल्यू किसके आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू बेटा जी किसके इक्वल आ जाएंगी, अपनी कांस्टेंट के बराबर आ जाएंगी। तो आप इससे न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब भी होगा तो फाइनल वॉल्यूम पूछ लेता है या फाइनल प्रेशर पूछ लेता है, दिया रहेगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक सवाल आपको यहां से मिल जाएगा। ग्राफ की बात अगर कोई किसी ने पूछ दिया कि भैया आप ग्राफ बना दो, तो कहना ठीक है सर हम ग्राफ बना देते हैं। देख लीजिए हम ग्राफ बना देते हैं। अगर ये प्रेशर यहां लिख रहे हैं और यहां वॉल्यूम 1/v लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रेशर और 1/v लिख रहा हूं तो 1/v क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 1/v है तो डायरेक्टली हुआ। लेकिन अगर वही ग्राफ हम ऐसे बेटा बना देते हैं, अगर वही ग्राफ बच्चा ऐसे हम बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वही ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, इस जगह पे आ जाइए, और ये ग्राफ बेटा जी इस तरीके से अगर आप बना रहे हो, यहां पे क्या कर रहे हो, इसको वॉल्यूम हटा दिया आपने, 1/, कर दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बेटा जी हो जाएगा, इसको हटा दीजिए और ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे हाइपरबोला। क्यों, क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो इस तरीके से आता है। ठीक, मैंने आपको ग्राफ भी समझाया था। एक ग्राफ और आप देख लीजिए कि अगर PB और V के बीच में पूछ रहा है तो भैया कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट आएगा, खत्म बात। अगर अपना ग्राफ ऐसे पूछ दिया कि प्रेशर है और PB है तो भी तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये रहा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से आपको इनके न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा आता है चार्ल्स लॉ। इसके बाद बेटा जी आता है चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रखना है बेटा जी, कांस्टेंट रखना है प्रेशर, और कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा ही, ये बात बोल रहा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू टी आ जाएगा। बेटा जी K तो कांस्टेंट है, मींस 1/K इक्वल टू V/T हो जाएगा। और ये तो एक फिक्स वैल्यू पे है। अगर एट T1 टेम्परेचर ले लें और भी अलग अलग कंडीशन ले लें तो बेटा जी ये हो जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो एक फॉर्मूला आप यहां से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। सवाल में लिखा रहेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, थ्रू आउट पूरे में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से अभी आपने एवोगाड्रोज लॉ पढ़ा, अभी आपने एवोगाड्रोज लॉ पढ़ा, और एवोगाड्रोज लॉ में आपने क्या पढ़ा कि जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली होता है। और करना क्या है बेटा जी, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर करना है और टेम्परेचर कर देना है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू मोल और K इज इक्वल टू V/N।
अच्छा, यहां पे जो ग्राफ आपको बताना था मुझे, वो जरा ग्राफ देख लीजिए। जब ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स वाई एक्सिस पे, तो बेटा अगर ये v है और ये t है, तो देखो डायरेक्टली है, डायरेक्टली का मतलब सीधा लाइन ड्रॉ कर लो, डायरेक्टली है मतलब सीधा लाइन ड्रॉ कर लो। और अगर आप इस तरीके से ले रहे हो v अपॉन टी और वॉल्यूम, तो बेटा ये तो कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही अगर आप v बाई टी और t ले रहे हो, तो भी ये वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये अपना चार्ल्स आपके लिए है, ये अपना एवोगाड्रोस लॉ है। बेटा गैस लॉ क्या कहता है, ये भी जरा देख लिया जाए। सर गैस लॉ क्या कहता है, तो बेटा गैस लॉ किससे निकाल लेना, फ्रॉम बॉयल्स लॉ और फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो, तीनों को बेटा मिला देना ना, सब कुछ आ जाएगा। कैसे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/p था, ये बॉयल्स लॉ बताया था। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ बताया है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, ये बताया है अपना एवोगाड्रोस। बेटा तीनों को ऐड करोगे, तीनों के सॉरी जब सॉल्व करोगे इन तीनों से, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू टी इंटू एन, तो क्या हो जाएगा, R अपॉन P इंटू टी इंटू एन, और PV इज इक्वल टू nRT। बेटा जी R क्या है, गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू 3 होती है, एक होती है 2 कैलोरी, एक होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक होता है 0.083 लीटर ATM में। तो ये अगर n की वैल्यू आप 1 ले रहे हो, तो PV इज इक्वल टू RT और R इज इक्वल टू PV अपॉन T, और अगर कंडीशन आप बदलते हो तो P1 V1 अपॉन T1 होगा, और फिर भैया क्या होगा, P2 V2 अपॉन T2। तो इससे भी आपका सवाल मिल जाएगा, इससे भी आपका सवाल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें अपने पास होती हैं। एक सवाल मैं आपको जरा बता देना चाहता हूं, सवाल को ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा है ये आपको समझना है। एक सवाल देखो दिया हुआ, क्या कह रहा है, कह रहा है विच कंटेन मोर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आउट ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक काम करिए ना, दोनों का मोल निकाल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का भी और सोडियम कार्बोनेट का भी। तो कैल्शियम कार्बोनेट में मोल निकालो और सोडियम कार्बोनेट का। देख सवाल में लिख भी देता हूं ताकि आपको दिखाई दे दिए। कह रहा है विच कॉन्टेन मोर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, क्या बोल रहा है, यूनिट आउट ऑफ बेटा 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से। इस सवाल में करना क्या है, इस सवाल में जो करना है वो देख लीजिए जरा, कौन से के पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल, यही पूछ रहा है। मोर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट का मतलब कि किसके पास मोल ज्यादा आ रहा है, राइट। तो एक काम किया जाए, W ऑफ Na2CO3 दे रखा है, कितना, 5 ग्राम। बेटा मोलर मास ऑफ Na2CO3 आप निकाल लेना, ते 23 इंटू 2 प्लस 12, 3 इंटू 16 से निकाल लेना, और बेटा जी यहां Na2CO3 का मोल निकाल लेना, निकल जाएगा W/m करके चेक कर लेना। अच्छा ठीक है सर, दूसरे वाले में भी वही करना है। यहां पर भी वेट ऑफ क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट 5 ग्राम दे रखा है, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो दे रखा है निकाल लो, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, आई थिंक 100 ग्राम पर मोल बेटा जी आ जाएगा, राइट। तो आप इन दोनों से भी मोल निकाल लेना, मोल ऑफ CaCO3,
और देखना कि कंपेयर कर लेना, और क्या करना, एंड कंपेयर, क्या कर लेना, कंपेयर, कंपेयर करके देखना किसका मोल ज्यादा है और किसका मोल कम है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। फिर आप आ जाइए, एक सवाल आता है इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सर ये होता क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो कंपाउंड में दिया होता है। और सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मान लो कि अपने पास C12H20 या C6H12O6 है, C6H12O6 है बेटा। तो अगर कार्बन 6 ना हो, हाइड्रोजन 12 ना हो, ऑक्सीजन 6 ना हो, ये ग्लूकोज नहीं होता। अगर ये सारी बातें बेटा जी नहीं होता तो इसको हम ग्लूकोज नहीं बोलते। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है। अगर H2O में ऑक्सीजन 1 नहीं होता, हाइड्रोजन 2 नहीं होता, तो हम इसको वाटर नहीं बोलते। ठीक है। अगर C6H6 में कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 नहीं होता तो इसको हम बेंजीन नहीं बोलते। इसका मतलब बेटा जी क्या है? ये सारे लोग क्या हैं? ये सारे लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को शो कर रहे हैं। ये सारे लोग बेटा जी किसको शो कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर, मतलब इनका अस्तित्व है। कार्बन हाइड्रोजन के मतलब एक्चुअल एटम अगर नहीं है, मिसिंग है, तो आप नहीं बता सकते हो कि ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये ग्लूकोज है या क्या, कुछ भी हो, नाम नहीं बता सकते हो। ठीक, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी? इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो बताइएगा सर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कोई बात नहीं है सर। C6H6 है सर, दोनों में 6 से डिवाइड कर दीजिए, C1H1 आ गया। सर ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि बेंजीन था। और ये क्या हो गया? इंपीरिकल फार्मूला। क्यों? क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं बता सकते आप। इंपीरिकल फार्मूला जो होता है बेटा वो मीनिंगलेस होता है, उसका वही नाम नहीं होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला से तो उसकी अस्तित्व होता है, उसकी जिंदगी होती है, वो दिखता है कि कंपाउंड का नाम क्या है। नेक्स्ट आ जाइए, C6H12O6 है। आप सब में 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? C1H2O1। ये क्या कहलाएगा बेटा जी? इंपीरिकल फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा बेटा जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डिफरेंस समझ में आ गया। बोलोगे सर H2O क्या है? तो याद रखना बेटा, H2O तो इंपीरिकल भी होगा और मॉलिक्यूलर भी, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं है। इसका मतलब इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलेंगे सर, इसी को हम इंपीरिकल फार्मूला भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक। सवाल में अगर मॉलिक्यूलर, हाँ अब देखो रिलेशन क्या होता है इनमें। सर इनके अंदर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सर फार्मूले जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, वो इंपीरिकल फार्मूला का होलियन। इसका मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो आप बिना इंपीरिकल के नहीं जा सकते हो। इंपीरिकल आपको निकालना पड़ेगा, तब आपको मॉलिक्यूलर पे जाना, मतलब पहला स्टेप, पहली सीढ़ी तो इंपीरिकल के पास जाना पड़ेगा, फिर हम मॉलिक्यूलर के पास जाओगे। अच्छा ठीक है। बोला कि सर n क्या लिख दिया आपने? तो n कुछ नहीं बेटा, n इज नथिंग बट इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। ठीक, लेकिन n की वैल्यू आप 0, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आ जा रहा है। तो अब फिर प्रॉब्लम है, सर एक बात बताइए, ये निकालेंगे कैसे हम? n भी तो निकालना आना चाहिए। तो उसका भी तरकीब है बेटा, घबराओ नहीं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा और इंपीरिकल फार्मूला मास। फिर बोलोगे सर मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो, तब क्या करेंगे? तो वेपर डेंसिटी दिया रहेगा,
तो मोलर मास इज इक्वल टू जो होगा वो बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां से वेपर डेंसिटी गिवन होगा और इससे मोलर मास निकाल लीजिएगा, n आ जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आ गया। एक सवाल आपको इसका करा देता हूं, उसके बाद आपको मैं मतलब एक शॉर्टकट रिवीजन 1 घंटे का लेक्चर मैंने आपको दे दिया ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, इसलिए। तो एक सवाल जरा देख लिया जाए बेटा जी। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। हम सवाल पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसमें कार्बन जो दे रखा है वो 12% दे रखा है। सर हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 1%। ठीक है सर, Br कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 86%। ठीक है, तो कह रहा वेपर डेंसिटी बेटा जी इसका दे रखा है, वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? 279। फिर कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला बताइए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। और घबराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सारी एटॉमिक वेट दे रखा है। एटॉमिक वेट अपने पास दे रखा है, कार्बन इज इक्वल टू 12, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 और Br इज इक्वल टू 80, ये दे रखा है। ठीक, तो क्या करना है आपको, मैंने पहले ही समझाया था कि आप एक टेबल से बनाना, नीट एंड क्लीन, शॉर्टकट तो करना नहीं है। तो बेटा जी एक टेबल बना लेना, इससे एक टेबल बनाना, ऐसे टेबल बना लेना, मैंने पहले ही आपको बताया था। और इस टेबल में एक चार्ट मैंने आपको बताया था बनाने के लिए, वो चार्ट भी आप बना लीजिएगा। ऐसे एक लगा लीजिएगा सीरियल नंबर, एक लगा लीजिएगा परसेंटेज कितना दिया है, एक लगा लीजिएगा एटॉमिक वेट, फिर एक आप मोल निकाल लीजिएगा, एक सिंपल रेशियो निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एटम कितना है, परसेंटेज वेट कितना दिया है, मोलर या एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट, फिर मोल निकाल लीजिएगा W/m से, फिर सिंपल रेशियो आपको निकालना है। मैं बता देता हूं अभी आपको कितने एटम है, 1 2 3, तो 1 2 3 जब सिस्टमेटिक लिखोगे तो नंबर मिलता है। कितना परसेंट है बेटा जी? 12 एंड देन 1 देन 86%, राइट। फिर कितना होगा बेटा, कितना होगा ये मॉलिक्यूलर वेट अपना कितना दे रखा है कार्बन का? 12, फिर 1 और ये होगा 80। बेटा जब दोनों को डिवाइड करोगे यानी W/m मोल निकलेगा तो 1 आएगा, 1/1 1 आ जाएगा। और सर 86 जो है ये एक कौन सा एटम है? यहाँ कार्बन है, एक अपना हाइड्रोजन है और एक अपना Br है। ठीक, तो ये क्या करोगे, 80/86 कर दोगे। 80/86 कितना आ जाएगा? 80/86 कितना आ जाएगा? 80/86 कितना, सॉरी 86/80 आएगा ना W/m। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू अपना आ जाएगी 86/80 जो आएगी लगभग 1.07 आएगा। तो एक काम करते हैं ना, 07 को नहीं लेते हैं, 07 को छोड़ दो, आराम हो रहा। अब सबसे छोटा नंबर सभी 1 है, यानी 1 1 1 ले लेना, 0.07 छोड़ देना। इसका मतलब कि यहां पर कार्बन कितना है बेटा जी? 1, हाइड्रोजन कितना? 1, Br कितना? 1, यानी CH/Br अपना क्या हो जाएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब बारी आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। तो बोलोगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? निकाल लीजिए, n निकाल लीजिए। तो मोलर मास दिया नहीं है तो मोलर मास की जगह हम लिख लेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इंपीरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है? वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है देखो जरा, तो 279 दिया है, तो 279 हो जाएगा। मास जोड़ लो, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और Br का कितना दिया? 80। तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 9 2 18, 7 2 14, 115 एंड 2 2 4 15। और ये हो जाएगा कितना? ये होगा 12 81, तो 3 और 9 93 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर डालो, कितना आएगा? 558/93, तो ये आ जाएगा अपना 6 टाइम, लगभग काटोगे तो 6 आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला का होल n, यानी CH/Br का होल 6 मतलब C6
S6 BR6 ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा आपको मैंने डाटा बढ़ा दिया, समझा दिया। आप देख लीजिए जितना भी मैंने इसमें आपको रिवीजन में दिया है वो सारे रिवीजन एक बार, सारे फॉर्मूले आप एक एक करके लिख लेना, उसके हर फॉर्मूले से एक एक सवाल कर लेना मैंने जो बताया था, और उन सारे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल प्लस आप स्टोकियोमेट्री का 2-3 सवाल एक बार कॉमन देखना। सारे न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर एक एक सवाल एग्जाम्पल के रूप में मैंने दे दिया, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर में इतना ही में हो पाता है। और लेक्चर ये जो जितने भी मैंने आपको समझाया है आज, वो अपने और भी दोस्तों को दे दीजिए ताकि उनकी भी बेनिफिट हो जाए, कुछ फायदे हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए की जाती है। तो लेक्चर को देखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।